जिसके बाद अब हमें उस ब्लैक मेज के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। इस लड़के का नाम असल में टाई सियोक है और जब वो अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के अंदर था, हमें उसके शरीर के ऊपर कई सारे निशान दिखाए जाते हैं। जूतों के निशान के साथ में सब लोग उसे एरन बॉय बोलकर बुली किया करते थे। वो लोग उसे खेल लेते थे, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डरा करता था। वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल किसी क्रीपी की तरह हम लोगों को घूर कर क्यों देखते रहते हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता। तो वो कहते हैं कि हे तुम सच में कौन सा डरावने लगते हो। और वो बताता है कि उनके पास मुझे बुली करने का कोई भी रीजन नहीं था, पर वो लोग मुझे इसलिए बुली करते थे क्योंकि उनके लिए मैं एक आसान शिकार था। और वो लोग उसको यहाँ पर अकेला देखने की वजह से उसे कहा करते थे कि तुम अपने साथ पैसे लाना बिल्कुल भी मत भूलना। पर टाइसोक उनसे मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं ला सकता। पर वो लोग उसे डराते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जाकर पैसे चुराओ या फिर कुछ भी करो जिससे तुम यहाँ पर पैसे लेकर आ सको, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब देखो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। और क्या तुम ये चाहते हो जब तुम्हारी ग्रैंड माँ मरे तो उनके साथ तुम्हें भी उनकी कब्र में गाड़ दूं। ये सुनकर टाइसियोक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उन्हें गाली देते हुए उनके ऊपर अचानक ही हमला करने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल बेचारे की बैंड बज चुकी थी, जिसके बाद हमें वहाँ पर कई सारे आवाज आने के बाद बस वहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से दर्द में किरारते हुए जमीन पर पड़ा हुआ दिखाते हैं। उसकी नाक से खून आ रहा था, आंखों से आंसू, और वो रोते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बस यहाँ पर मरना चाहता हूँ। शायद ये चीज काफी ज्यादा आसान होती, पर अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो आखिर मेरी ग्रैंड माँ का क्या होगा, क्योंकि जो मेरी ग्रैंड माँ है वो मेरी वजह से यहाँ पर सफर कर रही है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं बहुत सारे पैसे कमा कर उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे एंड्योर करना ही होगा। और ये सोचकर वो अपने दर्द को यहाँ पर सह जाता है और यहाँ पर अपनी दादी को रिपे करने के लिए मैं उन 30 साल तक बहुत बुरी तरीके से इन चीजों को सहता रहा। और जब मुझे आखिर में ऐसा लगा कि सच में मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ, जब मैं कॉलेज के अंदर आ गया था, पर तभी अचानक ही वो एंजल अपीयर हुई, जिसके बाद सारी चीजें फिर से भयानक होना चालू हो गई। और यहाँ पर मेरी दादी को अच्छी तरीके से ट्रीट करने के बजाय मैं सही तरीके से एक डिसेंट सी जॉब तक नहीं ढूंढ पा रहा था। और फिर जैसे ही सेकंड राउंड यहाँ पर खत्म हुआ, हमें देखता है कि टाइसोक अपने घर आ गया था। तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है और वहाँ पर वो 3 बुली थे जिसने उसकी दादी की बहुत बुरी तरीके से हालत करी हुई थी और वो खून के साथ वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसकी एनर्जी निकलना चालू हो जाती है और वो वहाँ पर ये देखकर बहुत बुरी तरीके से गुस्से में अपने स्किल ब्लैक एरो को इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो सच में काफी टेरिफाइंग और भयानक सा लग रहा था। और अब वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता और वो उन ब्लैक एरोज से उन तीनों पुलिस के ऊपर शूट करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो दर्द में किर्रारते हुए वहाँ पर मरना चालू हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि कमीने मुझसे ये मत कहना कि तुमने अपनी क्लास को चेंज कर लिया है। और फिर टाइसियोक जब उन तीनों को मार देता है, वो अपनी दादी को फिर से बिस्तर पर लिटाकर उनके पास बैठकर रोना चालू कर देता है और कहता है उसके बाद मैंने उन लोगों के बीच में एक दीवार बनाना चालू कर दी जो कि मेरे पास आने की कोशिश करते थे, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फाइनल राउंड को यहाँ पर क्लियर करूंगा जिससे मैं अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पर बचा सकूं। और जब वो अपने राउंड क्लियर करता था तो वो अपने जोन में नंबर 1 पर आता था। और वो कहता है कि जब से मैंने अपनी क्लास को चेंज करा है, मैंने अपने जोन में फर्स्ट प्लेस को कभी भी मिस नहीं करा, पर हमेशा उसे एंटायर एरिया का रिजल्ट दिखता था जिसमें ब्लैक शायद सबसे ऊपर था। ये देखकर वो कहता है कि एक आसमान हमेशा तुम्हारे आसमान से ऊपर होता है। और वो ब्लैक शायद को देखता है जो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव से लड़ रहा था और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह गया था। और वो सोचता है कि इसने एक ही बार में 9 रिप्रेजेंटेटिव को खत्म कर दिया, सच में ये इतना ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं भी इतना ज्यादा ताकतवर होता तो शायद मैं उस समय पर ग्रैंड माँ को बचा सकता था, पर आखिर वो इतना ज्यादा जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, मुझे आखिर में उससे कैसे भी कर मिलना ही होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और ब्लैक शायद नो पेन नो गेन यानी टाइसियोक से कहता है, वो कहता है कि अब हम लोग की पार्टी है तो जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो वो अपने बारे में बताता है कि मेरे लेवल 23 है और मैं एक डार्क मेज हूँ और मेरे स्किल ब्लैक एरो और ब्लैक चेज है। और साथ ही वो सोचता है कि नॉर्मली जब भी मैं लोगों के सामने रहता हूँ तो मैं सच में काफी ज्यादा नर्वस और अजीब सा महसूस करता हूँ, पर न जाने यहाँ पर क्यों मुझे बिल्कुल भी नर्वस महसूस नहीं हो रहा। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ब्लैक शायद के सामने तो मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस सा महसूस हो रहा है, या फिर शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं उसके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखना चाहता। फिर ब्लैक शायद उन लोगों से कहता तो चलो शिकार पर चलना चालू करते हैं, पर तभी जूरी उन लोगों से कहती है रुको, सबसे पहले मैं तुम लोगों के ऊपर बफ कास्ट कर देती हूँ। जिसके बाद वो सांग के पास जाती है और उसके यहाँ पर सभी स्टेट्स 60% से बढ़ गए थे और साथ ही उन्हें यहाँ पे एक टेम्पररी स्किल भी मिल गया था। जिसके बाद वो रिन के पास आती है तो उसके भी यहाँ पर स्टेट 60% से बढ़ गए थे और उसके पास यहाँ पे एक स्किल शिफ्ट आ गया था आधे घंटे के लिए। ये देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक और हैरान से रह गए थे। वो कहते हैं क्या मेरे सभी स्टेट 60% से बढ़ चुके हैं, और ब्लैक बीच को ये लगता है कि शायद ये किसी तरीके का बग है। और सांग कहता है कि अब समझ में आया क्या ब्लैक शायद तुम्हारे साथ क्यों है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की बफर हो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं था। और रिन कहती है कि ठीक है अब मैं भी यहाँ पर अपने क्रिएचर को समर करती हूँ जिससे वो तुम्हारे ऊपर बफ कर सके। और वो अपने पास से अपनी 2 फेरीज को यहाँ पर समर कर लेती है। ये देखकर जूरी काफी ज्यादा इम्प्रेस थी कि सच में ये दोनों फेरीज हैं। और डार्क मेज कहता है कि सच में ये काफी
बहुत ज्यादा क्यूट है और रन बताती है कि असल में ये बस शील्ड को ही कास्ट कर सकती है और इसके अंदर कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है। पर अब मैं यहाँ पर लेवल 20 पर पहुंचकर 2 फेरीज को यहाँ पर समर कर सकती हूँ, जिससे मैं अब अटैक मैजिक को भी अब इस्तेमाल कर पाऊंगी। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे गोलम को भी समर कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद जूरी और भी ज्यादा शौक से रह गई थी, पर ये गोलम काफी ज्यादा छोटा सा था। ये देखकर वो बताती है कि ये गोलम इसके ऊपर कोई बफ नहीं है, पर ये यहाँ पर मॉन्स्टर्स का ध्यान इकट्ठा करने के लिए काम आ सकता है। जूरी कहती है कि एक सपोर्टर और साथ ही एक टैंक भी। सच में ये काफी ज्यादा औसम है। और जूरी ये सोचती है कि शायद रिव्यू में यानी ब्लैक साइड उसके ऊपर जरा सा ध्यान देगा। वो कहती है कि बताओ अब मैं हूं ना काफी ज्यादा यूजफुल, पर ब्लैक साइड उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान न देते हुए कहता है तो चलो अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, जिस वजह से वो उदास हो गई थी और फिर वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं। पर वहीं पर ब्लैक मेज सोचता है कि बफर के साथ एक समनर, सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे भी ये दिखाना होगा कि मैं काफी ज्यादा हेल्पफुल हूँ। अब वो लोग चलते हुए थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर अजीब तरीके की आवाज सुनाई जाती है। ये देखकर टाइसियक थोड़ा कंफ्यूज उस तरफ देखता है और भाग कर वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर को घेर कर खड़े हुए थे। एक कहता है कि सच में हमने तो इतने ज्यादा आसानी से एक बॉस को ढूंढ लिया, तो चलो अब जल्दी से इसके ऊपर अटैक करना चालू करते हैं। और वो सभी के सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो बड़े आराम से अपने हथियार से उन सभी को पीछे की तरफ धकेल देता है। तो वो परेशान होते हुए कहता है कि सच में इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। और एक लड़की सोचती है कि आखिर अब हम लोग इसको किस तरीके से हरा पाएंगे। तो पीछे से एक लड़का जाकर कहता है कि रुको, मैं वहां से हमला करने की कोशिश करता हूँ। पर ये देखकर ब्लैक साइड यहाँ पर थोड़ा सा हंसने लगा था, क्योंकि अगले ही पल उसके पेट पर आकर एक जोरदार लात पड़ती है, जिस वजह से वो टिप्पे खाकर बहुत दूर जाकर गिर गया था और बेचारे की हड्डी पसली अलग अलग हो गई थी। ये देखकर वो सोचता है कि एक घोड़े के पीछे से आकर तो उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, सच में कितना ज्यादा बड़ी फूलिश चीज है। जिसके बाद वो लड़की अपने डैगर्स को उसकी तरफ फेंकती है और एक लड़का उसकी तरफ एरोस को शूट करता है, जो कि जाकर सीधे ही उस मोस्टर की छाती में जाकर धस गए थे। जिस वजह से वो चिल्लाता है और वो कहते हैं कि ठीक है अब समय है, जल्दी से जाकर इसको मारना चालू करो। और कुछ ही देर में वो जमीन पर आ गया था, जिसके बाद वो सभी जाकर उसे मार देते हैं और खुश होना चालू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आ चुके हैं, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्वेस्ट को कंप्लीट करा है। और ये देखने के बाद टाइसिया बहुत बुरी तरीके से घबराया था हुआ था। वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं पहली बार अपने फर्स्ट प्लेस को यहाँ पर खो दूंगा। वो लोग बस यहाँ पर अपनी जीत का जश्न मनाने में लगे हुए थे कि हम लोगों ने सबसे पहले इस क्वेस्ट को यहाँ पर क्लियर किया है। ये राउंड तो मेरी सोच से सच में काफी ज्यादा आसान था। और डार्क मेज ये देखकर परेशान होते हुए सोचता है कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर स्पेस आउट हो गया था और मुझे पता चलता उससे ही पहले मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट प्लेस को खो दिया। इसका मतलब ब्लैक साइड भी यहाँ पर सच में काफी डिसअपॉइंटेड होगा। पर जब वो ब्लैक साइड के साइड में देखता है तो वो ये देखकर कहता है क्या कहिए इतना ज्यादा काम क्यों लग रहा है। पर थोड़ी देर में उसे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो लोग जो कि अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्पेशल समझ रहे थे, वो कहते हैं कि आखिर क्या किसी को भी यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट का कोई मैसेज आया है मुझे छोड़कर। तो दूसरा कहता है कि नहीं, अभी तक वो पॉपअप नहीं हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी तक वो नहीं आया है, आने वाला होगा, रुको। और ब्लैक साइड बड़े ही आराम से खड़ा होकर उनको देखते हुए कहता है कि आखिरकार अब तो ये चीज का रियलाइजेशन हो ही गया, तुमने बस एक सेंटोर को मारा है, ना ही किसी बॉस को। असल में जो रियल बॉस है वो एक बुल के चेहरे वाला मेनाटोर है, और बस एक मेनाटोर को हराने के लिए लगभग लेवल 20 के 20 से भी ज्यादा प्लेयर्स लगते हैं, मतलब 4 से 5 लोगों की टीम, जहाँ पर उनके पास बस थोड़ा सा ही चांस होता है। और यही तो इस राउंड का ट्रैप है। इसमें इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि 5 लोगों की पार्टी यहाँ पर एक बॉस को हरा सकती है, और जैसे एक पार्टी बॉस क्लियरली यहाँ पर खत्म कर देगी तो उस पार्टी के लिए राउंड पूरे से क्लियर हो जाएगा। और उसने कभी भी ये चीज नहीं कही कि 5 लोगों की टीम सच में यहाँ पर एक बॉस को हरा भी सकती है। सच में वो कमीने एंजल, उसे पता था, पर उसके बाद भी वो इस तरीके से नाटक कर रही थी। पर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ भी बातें करना चालू कर दूं और उसको उनके बारे में बताऊं। चलो बस यही खड़े होकर सारी चीजें देखते हैं। पर ये देखकर डार्क मेज काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है। और वो सोचता है कि टैसियो को छोड़कर जिसे इस प्रोफेसी के बारे में नहीं पता सभी लोग काफी ज्यादा काम दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी यहाँ पे एक्टिंग करनी चाहिए जैसे कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए वो अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, दूसरी टीम की रिएक्शन को जज करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये बॉस नहीं है, इसका मतलब जो रियल बॉस है वो यही कहीं आसपास होगा। तो चलो देखते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना प्लान बताता हूँ। अभी हम लोग बॉस को साइड में छोड़ देते हैं और सेनेटोर के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर लेवल अप कर सके जब तक समय पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। और जैसे उसकी टीम के लोग ये सुनते हैं तो वो लोग शौक से रह गए थे। वो कहते हैं कि क्यों? ब्लैक साइड कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ पर एक सेनेटोर को मार पाए हैं, भले ही वो लेवल 20 के प्लेयर्स ही क्यों ना हो। और ये तो बस एक मॉब है, इसका मतलब जो बॉस है वो इससे 3 या 4 गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और उसको हराने के लिए भी 3-4 टीम से ज्यादा लगेंगी। और हमें नहीं पता कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आखिर हम लोग सीधे ही बॉस की तरफ क्यों जाएं? यहाँ पर जरूर कोई दूसरा ट्रैप होगा। और उसकी बात सुनकर उसकी टीम के लोग भी सरप्राइज से रह गए थे। और वो आगे कहता है, और आखिर इसका क्या फायदा होगा अगर हम लोग बॉस को जल्दी से यहाँ पर मारकर लाइट ऑफ पिलर के अंदर यहाँ पर स्टक रह जाए तो? उसके बाद बस हम लोगों को यहाँ पर समय काटने के लिए समय बर्बाद करना होगा। इसकी बजाय हम लोग मॉब को यहाँ पर मारकर अपने लेवल को अप करते
करते हैं और मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। सॉन्ग काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो सोचता है इस तरीके की स्ट्रेटेजी बिना प्रोफेसी को सुने हुए भी निकालना सच में ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। मुझे लगा नहीं था कि सच में ब्लैक साइड के पास इस तरीके की इंसाइट्स हो सकती है। पर डार्क मेज उसे कहता है कि रुको, पर अगर हम लोग यहाँ पर बॉस से लड़ने में काफी ज्यादा देर लगाते हैं तो क्या तुम अपने फर्स्ट प्लेस को खो नहीं दोगे? पर क्या तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है? वो कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड के अलावा भी अगर 6 घंटे के लिए शिकार करने को मिलता है तो उसका एक्सपी भी काफी ज्यादा होगा। और इसके अलावा देखकर नहीं लगता कि जो यहाँ पर सबसे पहले बॉस को मारेगा वो फर्स्ट प्लेस पर होगा। जैसे सॉन्ग ये सुनता है तो वो और भी ज्यादा शौक सा रह गया था और वो कहता है कि आखिर वो हमेशा ही बिना प्रोफेसी को सुने हुए ही सही बात कैसे चुन लेता है। जूरी कहती है तो क्या हम लोगों को शिकार करना चालू कर देना चाहिए? रिन भी थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है पर क्या हम लोगों को सबसे पहले कोई सिंपल सी स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए? पर रिमिंग यानी ब्लैक साइड तो उससे कहता है कि इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला ही रहूंगा जो की मॉन्स्टर्स को मारेगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज थे। रिन कहती है क्या तुम अकेले ही यहाँ पर लड़ोगे? और साथ ही सोचती है कि एक मॉन्स्टर को हराने के लिए 5 लोगों की टीम की जरूरत पड़ी थी और ये अकेला यहाँ पर सोच रहा है। पर टाइसियोक सोचता है कि ब्लैक साइड ने ये है तो वो अकेले ये चीज आसानी से कर सकता है और वो आगे कहता है कि बिल्कुल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अकेला ही रहूंगा जो कि मॉन्स्टर का शिकार करेगा। सॉन्ग कहता है तो आकर फिर हम लोग क्या करें? वो कहता है कि मेरा पीछा करो और बस एक्सपीरियंस और गोल्ड को पकड़ो। तुम इसे किसी पकड़ा पकड़ाई के खेल की तरह भी समझ सकते हो और इसके अलावा जितने भी आइटम्स रहेंगे वो कंट्रीब्यूशन की वजह से बस मेरे पास रहेंगे। इसके बदले में तुम्हें एक्सपीरियंस और गोल्ड मिलेगा। ये सच में बिना किसी रिस्क के काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो लोग तुरंत ही ब्लैक साइड की बात को यहाँ पर एग्री कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और टाइसियोक तो काफी तो खुश होकर एक्साइटिंगली उससे कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा ही तुम्हें फॉलो करूंगा ब्लैक साइड। ये देखकर वो अपने साइड को बाहर निकालते हुए कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे करीब रहना वरना बाद में मत पछताना। और अचानक ही वो अपनी फुल स्पीड के साथ वहाँ पर भागना चालू कर देता है। ये देखकर उस सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे और सांग कहता है कि जल्दी उसका पीछा करना चालू करो। जिसके बाद वो भी वहाँ पर ब्लैक साइड का पीछा करना चालू कर देते हैं। रिन सोचती है कि अगर ये कितना ज्यादा फास्ट है और जूरी कहती है कि सच में इसके अंदर इतनी ज्यादा एजिलिटी कैसे है। और यहाँ तक ब्लैक मेज भी काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं सच में काफी ज्यादा तेज हूँ पर ब्लैक साइड के साथ अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो ऐसा लगता है कि कोई चीता के पीछे कोई बिल्ली भाग रही हो। और तभी उसका ध्यान उस क्रीचर के ऊपर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जरा वहाँ पर देखो। और ब्लैक साइड उस क्रीचर की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था और ये देखकर वो उसके ऊपर रोर करता है और जैसे ब्लैक साइड जंप कर उसके ऊपर हमला करता है तो एक ही बार में वो उसके गले को काट कर उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। और जैसे वो क्रीचर आकर जमीन पर गिरता है तो ये देखकर उन लोगों के सिर के अंचर पंचर ढीले हो गए थे। वो हैरानी के साथ र्यूमिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? इसने तो बस एक ही शिफ्ट के अंदर उसे यहाँ पर खत्म कर दिया। जिसके बाद फिर से उनका ये चेजिंग गेम यहाँ पर चालू हो जाता है जब पर ब्लैक साइड आगे भाग रहा था जब पर वो उन क्रीचर्स को खत्म कर सके। एक क्रीचर अपने भाले के साथ उसके ऊपर हमला करता है पर वो बड़े ही आराम से उसके पैर के ऊपर हमला कर उसके बैलेंस को यहाँ पर बिगाड़ देता है। और जैसे ही वो वहाँ पर गिरने लगा था तो वो जंप करते हुए अपने साइज से उसके गले के ऊपर निशाना लगाता है और अगले पल उसका सिर आसमान में उड़ रहा था। जिसके बाद वो दूसरे की तरफ बढ़ता है तो ये देखकर वो अपने भाले से फिर से ब्लैक साइड के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर वो बड़े ही आराम से उसके पैर के ऊपर जंप करते हुए अपने साइड को घुमाकर फिर से उसके गले के ऊपर हमला करता है और एक शिफ्ट मूव के साथ उसके गले को भी काट कर वो एक ही बार उसे भी यहाँ पर खत्म कर देता है। और एक और क्रीचर को खत्म करने के साथ जो उसका बफ था उसकी वजह से उसके एक्सपीरियंस यहाँ पर ट्रिपल हो रहे थे जिस वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था और साथ ही काफी ज्यादा अच्छा गोल्ड भी। और अभी तक वो यहाँ पर 172 मॉन्स्टर्स को मार चुका था और ब्लैक साइड सोचता है कि आधे घंटे के अंदर 172 ये इतना भी ज्यादा बुरा पेस नहीं है। इस पूरी फील्ड में 2000 से भी ज्यादा क्रीचर्स को छोड़ा गया है और अगर इसी पेस से मैं चलता रहा तो मैं 6 घंटे के अंदर काफी आसानी से उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। हाँ, उन सभी को छोड़कर जो बाकी यहाँ पर मार देंगे। और इसके साथ वो पीछे अपने टीम मेंबर्स को देखता है जिनकी हवा पूते से निकल गई थी। ऐसा लगता है जैसे कि उन सभी को माइक्रोवेव के अंदर से बाहर निकाला हो। उन सभी के साथ बहुत बुरी तरीके से फूली हुई थी। वो कहते हैं लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे सच में बहुत ज्यादा थकान आ रही है। ब्लैक साइड उन लोगों को थका हुआ देखकर कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले ले। ये देखकर वो खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया और अगले ही पल वो तीनों के तीनों जमीन पर आकर गिर चुके थे। सॉन्ग ये देखकर कहता है सच में तुम्हारा पीछा करना भी अपने आप में ही एक काम है। रिन कहती है कि मुझे लगा था कि 100 मीटर सच में काफी ज्यादा लंबा होगा पर अब इस तरीके से देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और जोरी ब्लैक साइड की तारीफ करते हुए कहती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और ये तुम्हारी हंटिंग स्पीड इसके ऊपर यकीन करना काफी मुश्किल है। पर ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा
नहीं है, बस तुम्हारा पीछा करने से ही मेरी लेवल बढ़ रही है। आखिर मुझे इस चीज से दिक्कत क्या हो सकती है। और टॉसियोक तो बेहोश होता हुआ कहता है कि सच में ब्लैक शायद तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्कर हो, पर वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हारी कंडीशन देखो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा सफर कर रहे हो। जिसके बाद हमें कुछ लोगों के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जो कि र्यूमिंग की टीम की तरफ ही बढ़ रहे थे। जूरी ये देख अलर्ट हो जाती है और अपने टीम मेंबर से कहती है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लगता है कि ये लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। उन लोगों का लीडर जो कि काले वाला लड़का था वो ब्लैक शायद के पास आकर उससे कहता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर वो उससे कहता है कि फालतू चीजें बहुत हो गई, बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है कि हम लोग बस यहाँ पर बॉस को हराने के लिए टीम को रिक्रूट कर रहे थे, क्या तुम हमारे टीम को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे। पर ब्लैक शायद तुरंत ही यहाँ पर मना कर देता है। ये सुनकर वो कहता है क्या, पर क्यों। ब्लैक शायद अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता ना भी हो, पर जो बॉस है वो इतना ज्यादा आसान अपोनेंट नहीं होने वाला। क्या तुम वहाँ पर बुल के चेहरे वाले मॉन्स्टर को देख पा रहे हो जो कि वहाँ पर घूम रहा है। असल में वो बॉस है और उसको पुश ओवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसी कई सारी पार्टीज थी जिनने उसका सामना करने की कोशिश करी, पर अब वो सभी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उसके बाद ही मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि हम लोगों को कई सारी पार्टीज की जरूरत है जब हम जाकर उसे यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ब्लैक शायद कहता है कि तुम्हें जो करना है जाकर करो, पर हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दो। पर वो लड़का इसकी वजह से परेशान था। वो कहता है कि पर क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होगी अगर हम लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। हमें इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम उसके ऊपर अपना आखिरी अटैक करते हो तो, जिससे तुम फर्स्ट प्लेस पर आ जाओगे। पर अब ब्लैक शायद गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं एक ही चीज 3-3 बार नहीं बोलूंगा। वो लड़का घबराते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कहकर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी टीम मेंबर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि नहीं, इस चीज का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी साथी कहती है कि तुमने उससे कहा नहीं कि हम उसे लास्ट स्ट्राइक करने देंगे। वो कहता है कि हाँ मैंने कहा, पर सबके बाद भी उसने हमें रिफ्यूज कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लैक शायद अभी यहाँ पर बॉस को क्यों नहीं मारना चाहता। वो कहता है कि शायद वो भी यहाँ पर डरा हुआ हो, इसलिए वो लोगों के पास यहाँ पर ब्लैक शायद के बिना ही बॉस को चैलेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इसलिए अब वो उस बड़े से बुल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के पीछे आ रहे थे। वो लोग धीरे धीरे कर जैसे तैसे कर उसके पीछे आ गए थे। वो कहते हैं सच में ये पास से देखने में और ज्यादा बड़ा लग रहा है, पर हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं, मैंने सही कहा ना। तो दूसरा कहता है कि बिल्कुल, वैसे भी हम लोग यहाँ पर 20 से भी ज्यादा लोग हैं। और वो यहाँ पर लोगों की आवाज सुन लेता है और अचानक ही वो गुस्से में उन लोगों की तरफ जब देखता है तो ये देखकर वो लोग एक सेकंड के लिए चौंक गए थे। और जैसे ही वो उन सभी के ऊपर रोर कर उन लोगों की तरफ बढ़ना चालू करता है तो ये देखकर उन लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से सभी उसके ऊपर हमला करना चालू करो। और ब्लैक शायद ये देखकर कूदकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ा जाता है और सोचता है चलो देखते हैं कि आखिर इसे हराने में इन्हें कितने मिनट लगते हैं। असल में मिनटोर को हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि वो देखने में लगता है। वो लड़का आगे बढ़कर मिनटोर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, पर वो अपनी बड़ी सी एक्स को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जंप कर पीछे की तरफ आ गया था। और ब्लैक शायद आगे कहता है कि उसके स्ट्रगलिंग मूवमेंट इसकी वजह से उसके अटैक्स को रीड करना और डॉज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और दूसरा लड़का पीछे से उसके ऊपर हमला करता है पर उसका अटैक उसके ऊपर बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ पा रहा था। और यहाँ तक एक लड़का उसके पैर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि सच में मेरी तलवार पूरे से यूजलेस है। और वो आगे कहता है कि ये अपनी मोटी खाल के अंदर सारी चीजें छुपा कर रखता है, इसी वजह से इसके ऊपर हमला करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर कई सारे हिट्स के लगने के बाद उसका एक वेटल पॉइंट होता है जहाँ पे एक काफी पावरफुल हिट लगता है। और जब ऐसा होता है तो यहाँ तक मिनटोर भी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। और ऐसे वो लोग बार बार मिनटोर के ऊपर हमला किए जा रहे थे, कहीं पर उसके हाथ पर, कहीं उसके पैर पर और कहीं उसकी छाती पर। और ब्लैक शायद उन्हें स्ट्रगल करता हुआ देखकर कहता है लगता है कि अभी इसमें और लंबा समय लगेगा। और वो लड़का परेशान होते हुए कहता है कि सच में ये कमीना कुछ जरूरत से ज्यादा ही टफ है, इसलिए वो लोग जितना ज्यादा हो सके उसके अटैक्स को डॉज करने के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। पर तभी एक लड़का काफी गुस्से में अपनी एक्स को लेकर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि कमीने अब जल्दी से यहाँ पर मर जाओ। और ये कहकर वो अपनी एक्स को सीधे ही मिनटोर के ऊपर फेंक देता है। इससे यहाँ पर इसे काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट मिला था। पर अगले पल हमें एक लड़का आसमान में उड़ता हुआ दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। ये देख उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। पर वो फिर से मिनटोर के ऊपर अपने मैजिक से हमला करना चालू कर देते हैं। और एक फायरवॉल के टकराने के बाद उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से जलना चालू हो गया था। और कुछ ही देर में वो चिल्लाते हुए जमीन पर आकर गिर जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि बस अब हम लोग इसको यहाँ पर मार सकते हैं, आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहले हैं जो कि इसको यहाँ पर मार देंगे। और कुछ ही देर में जैसे ही वो उसे मारते हैं तो अचानक ही एक बीम ऑफ लाइट थी जो कि उन लोगों को यहाँ पर घेर लेती है। वो 5 लोग पिलर के अंदर कैद हो चुके थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर विंडो के अंदर सक्सेशन लिखा हुआ आ रहा है, सच में हमारी टीम यहाँ पर सर्वाइव कर चुकी है, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। और दूसरे लोग ये देखकर कहते हैं कि डैम इट, लगता है कि हम लोगों को ये चीज फिर से करनी होगी। और वो लड़की भी कहती है लगता है कि जैसा कि पिछले राउंड में हुआ था, जो पिलर ऑफ लाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी जैसे ये मिशन क्लियर हो जाएगा। और दूसरे लोग यहाँ पर परेशान होते हुए कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे थे। और दूसरे लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ठीक है अब हम लोगों को यहाँ पर फिर से दूसरी टीम को ढूंढना होगा जिसके साथ हम लोग यहाँ पर ये कर सके। और वहीं पर वो ब्लैक शायद को खड़ा हुआ देखता है जो कि
बड़े ही आराम से कॉम वहाँ पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि हमारी पार्टी, पर अगले ही पल वो उदास हो गया था। कहता है कि छोड़ो, वैसे भी ये यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। जिसके बाद वो नीचे आते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोगों ने बॉस को जल्दी हरा दिया होता तो हमारा बचा हुआ समय पूरे से बर्बाद हो जाता। तो जूरी कहती है कि बिल्कुल जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया था ब्लैक साइड। जिसके बाद वो लोगों से कहता है कि ठीक है, अब आराम बहुत हो गया, तो चलो फिर से मेरे करीब रहना। और ये कहकर वो टॉप गियर डालकर फिर से अपनी स्पीड को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें और भी कई सारे लाइट ऑफ प्लेयर्स दिखाए जाते हैं। कई सारे और प्लेयर्स ने यहाँ पर मैनेटोर को हरा दिया था, जिस वजह से वो लोग प्लेयर की लाइट के अंदर यहाँ पर कैद होकर बैठ गए थे। और वो लोग बस यही सोच रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की वजह से कौन सी प्लेस पर आए होंगे। अभी तो यहाँ पर मेरी रैंक कहीं पर भी नहीं दिख रही है। एक लड़की कहती है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने बॉस को हरा दिया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो वो लड़का लेटते हुए कहता है कि ठीक है, अब बाकी बचे हुए समय के अंदर मुझे बस यहाँ पर आराम करना है। पर वहीं एक लड़का दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि जरा वहाँ पर देखो। और हमें वहाँ पर ब्लैक साइड दिखता है जो कि सेनेटोर को हराने में लगा हुआ था। और वो हर बार की तरह एक ही बार में उसके गले को काट कर उसे यहाँ पर मार देता है। वो लोग हैरान थे, वो कहते हैं कि सच में ये ब्लैक साइड है, उसने एक ही अटैक के अंदर इसे यहाँ पर खत्म कर दिया। यानी ये लेवल 40 और हम लोगों के बीच का एक डिफरेंस है। पर दूसरे कंफ्यूज भी थे कि आखिर अभी तक वो बस यहाँ पर सेनेटोर्स को ही क्यों हरा रहा है बॉस को हराने के बजाय। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वो तुरंत ही बॉस को हरा कर यहाँ पर आराम करे। तो एक लड़का मुंह बनाते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ पर हरा भी देता है तो क्या हुआ, वो 50वें प्लेस से भी नीचे आएगा। इसलिए उसने यहाँ पर रैंकिंग को छोड़कर बस फार्मिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। और ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मुझे लगा था कि वो हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट प्लेस पर ही आएगा। तो वो लड़का कहता है लगता है कि अब ब्लैक साइड हमेशा के लिए फर्स्ट प्लेस पर नहीं रहा, पर इसके बाद भी वो काफी ज्यादा स्मार्टली सोच रहा है। कम से कम वो यहाँ पर एक्सपीरियंस को तो गेन कर रहा है। और जब वो आखिरी बार अपने ट्रैक को इस्तेमाल करता है तो उसे कोई भी सेनेटोर नहीं मिलता। और उसने यहाँ पर 1920 सेनेटोर्स को मार दिया था। और इसके साथ अब उसके पास बस 20 मिनट का ही समय बचा हुआ था। ब्लैक साइड सोचता है लगता है कि सभी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और उसके दोस्त कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। पर वो कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर शिकार खत्म हुआ तो चलो बॉस को हराने के लिए चलते हैं। जूरी जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी वो कहती है क्या शिकार खत्म हो गया। ब्लैक साइड बताता है कि मैं ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हुए सेनेटोर्स को ढूंढ रहा था, पर फील्ड के अंदर एक भी नहीं बचा है। जिसके बाद सांग अपने स्टेटस विंडो ओपन करके देखता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और वो कपकपाती हुई आवाज में सभी लोगों से अपनी लेवल्स चेक करने के बारे में कहता है। और जैसे ही बाकी सभी भी अपनी लेवल्स चेक करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक और हैरान से हो गए थे। ये देखकर ब्लैक साइड उन लोगों से पूछता है कि आखिर कितनी लेवल तुम्हारी बढ़ चुकी है। तो वो बताता है कि मैं लेवल 20 से 34 पर पहुंच चुका हूँ। रिनवी कहती है कि मैं भी 34 पर पहुंच चुकी हूँ। जूरी कहती है कि मैं 21 पर थी, मैं 25 पर पहुंच चुकी हूँ। और ब्लैक मेज भी कहता है कि मैं 23 पर था, अब मैं 36 पर पहुंच चुका हूँ। और वो ये देखकर सोचता है कि इन सभी की 30-40 लेवल्स बढ़ चुकी है। मैं पहले 40 पर था, अब मैं 54 पर पहुंच चुका हूँ। और इसके अलावा 19 मैजिक स्टोन, नॉर्मल इक्विपमेंट आइटम्स, और इसके अलावा काफी सारे लूट, और इसके अलावा मटेरियल्स जो कि गॉड ग्रेड के गियर्स को बना सकते हैं। जूरी इस गोल्ड को भी देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक से रह गई थी। यहाँ तक रिन भी ये देखकर हैरान थी। और ब्लैक मेज भी देखकर कहता है क्या 1,15,000 गोल्ड। और सॉन्ग भी ये देखकर हैरान होते हुए सोचता है कि इतना सारा अचानक देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सच नहीं है, पर आखिर मैं इतने पैसे का करूंगा क्या। तो ब्लैक शायद उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम सब यहाँ पर यूनिवर्सल स्किल्स शॉप से खरीद सकते हो, जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि डिटेक्शन, एनहेंसमेंट, रिफ्लेक्शन और बेसिक रेजिस्टेंस। और इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि कोई भी स्पेशल आइटम लिस्ट हुआ है उसे भी तुम खरीद लो। तो ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे, कहते क्या कौन कौन से स्किल। वो कहता है कि रुको, ये शॉपिंग तुम बाद में करना, अभी तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोगों को बॉस को हराना है। वो कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद ब्लैक शायद फिर से अपने ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हुए मिनोटॉर को ट्रैक करना चालू करता है और फिर से भागते हुए जल्दी से वहाँ पर पहुंचने लगा था। और वो वहाँ पर कई सारे लोगों को खड़ा हुआ देखकर कंफ्यूज था। जैसे ही वो वहाँ पर रुकता है तो वहाँ पर पूरे में भीड़ भीड़ लगी हुई थी और उन सभी के सामने एक मिनोटॉर घूम रहा था। लोग भी ये देखकर कहते हैं कि ये तो ब्लैक शायद है कि ये यहाँ पर हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आया है। पर वो लोगों से कहता है कि नहीं, मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी कंट्रीब्यूशन शेयर करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं तो फिर, तो वो बताता है कि मैं अकेले यहाँ पर बॉस को खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा शौक से रह गए थे। वो कहते हैं कि ये बॉस को अकेला हरा देगा, ये कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। यहाँ तक ब्लैक शायद भी ऐसा नहीं लगता कि वो अकेला इसको हरा सकता है। लोग कंफ्यूज थे। यहाँ तक 20 से भी ज्यादा लोग लग जाते हैं एक मिनोटॉर को हराने के लिए, और ये कह रहा है कि अकेला हराएगा। एक लड़का कहता है कि सच में तुम्हें अपने आप पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है ब्लैक शायद। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है लगता है कि तुमने मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम आंक लिया है, अगर तुम उसे यहाँ पर मार सकते हो तो मैं क्यों नहीं। वो बताता है कि पर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर नंबर्स तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। रन ब्लैक शायद को आवाज देती है तो वो लोगों से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जल्दी से इसे खत्म कर आता हूँ। लोग जो कि प्लेयर के अंदर कहते हैं वो लोग कहते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि अकेले ही उसे लड़ने के लिए जा रहा है। दूसरा कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर बोर हो रहा था, ये काफी अच्छी टाइम पर आया है। और ब्लैक शायद कहता है कि यहाँ पर प्लेयर्स वाले लोगों को भी इंक्लूड करते हुए कई सारे लोग हैं जो कि ये सब देख रहे हैं, इसलिए जितना ज्यादा हो सके मुझे अपने अल्टीमेट स्किल को यहाँ पर
छुपा कर रखना होगा। पर वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि भाई ये सच में काफी ज्यादा अच्छा समय है, यहाँ पर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ इन लोगों को शो कर सकता हूँ, और अगर मैंने उन्हें ये दिखा दिया कि आखिर मैं मैनेटोर को कितने ज्यादा जल्दी हरा सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि फिर से आगे चलकर मुझे कम आंकने की कोशिश करे। इसलिए वो सोचता है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर आकर खड़ा हो गया था। मैनेटोर अचानक ही उसे सेंस कर लेता है और घूमकर गुस्से में उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर दूसरी तरफ ब्लैक सैथ अपने स्टैंड लेकर खड़ा हुआ था। लोग कंफ्यूज थे, वो कहते कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर किसी तरीके की स्किल का इस्तेमाल करने वाला है, सच में ये अजीब तरीके की स्टैंड है। और ब्लैक सैथ अपने स्टैंड को लिए हुए सोचता है कि सिस्टम यहाँ पर टाइम को रिकॉर्ड करना तब चालू करता है कि एक बार डिस्टेंस इतना ज्यादा करीब हो जाए कि एक हिट उसको यहाँ पर लग सकता हो। इसका मतलब इसे फिर भी एक प्री मूव कहा जाएगा, क्योंकि अभी टाइम यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। वो मैनेटोर ब्लैक सैथ को देखकर काउजर जोर से रोर करता है और वो कहता है कि बस इसकी यहाँ पर रेंज में आने की देर है। मैनेटोर जोर से भागते हुए ब्लैक सैथ की तरफ बढ़ना चालू हो चुका था, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वो यहाँ पर काउंट करना चालू करता है, जैसे कि 3, 2, 1 और ब्लैक सैथ। और जैसे मैनेटोर उसकी काउजर तक करीब आ गया था तो सबसे पहले वो अपने स्किल नाइट ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे में अंधेरा छा गया था। जिसके बाद वो अपनी दूसरे स्किल मूनलाइट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए मैनेटोर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल मूनलाइट स्लैशेस छोड़ देता है, और ये स्लैशेस उसके काफी ज्यादा करीब आकर सीधे उसके गले के ऊपर निशाना लगाते हैं, और एक ही बार में उसका गला यहाँ पर कटकर अलग हो गया था। और जैसे मैनेटोर का सिर आकर जमीन पर गिरता है तो पूरे में फिर से उजाला आ जाता है, और उसके शरीर को इस तरीके से जमीन पर गिरा हुआ देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा शौक और हैरान से रह गए थे। उन लोगों के चेहरे का रंग पूरे से उड़ चुका था। वो कहते क्या मैनेटोर को एक ही बार में हरा दिया, और वो लोग ये देखकर आगे कहते कि ये चीज तो पूरे से इम्पॉसिबल है। पर ब्लैक सैथ बस उन लोगों को मुस्कुराकर देख रहा था। वो कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम्हें पता भी है कि आखिर में स्टेट्स कितने हैं। जिसके बाद ब्लैक सैथ को यहाँ पर मैनेटोर के आर्मर का ब्लूप्रिंट भी मिलता है, और साथ ही बुल हाइड भी। ये देखकर वो कहता है क्या बुल हाइड और साथ ही मैनेटोर का आर्मर का ब्लूप्रिंट भी, सच में इसको मैं काफी ज्यादा अच्छी प्राइस पे यहाँ पर बेच सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी टीम के पास आकर उन लोगों से पूछता है कि सभी लोग यहाँ पर ठीक है। वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग पूछते थे ठीक है। पर ब्लैक मेज तो बिल्कुल किसी गर्लफ्रेंड की तरह चमकती हुई आंखों के साथ उसको देखने में लगा हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि सच में जिस तरीके से ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है मैं समझ गया, ये एक दिन मेरा सच में काफी ज्यादा बड़ा फॉलोवर बनेगा, पर अभी के लिए मुझे इससे मेरा डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। जिसके अगले ही पल जो लाइट का पिलर होता है वो लोगों को यहाँ पर घेर लेता है, और एंजल भी उन लोगों के सामने अपीयर हो जाती है, जो कि उन लोगों से कहती है यानी तुम सभी ने 101 बॉसेस को यहाँ पर हरा दिया है। इसका मतलब जो बाकी बची हुई टीम है जो कि यहाँ पर बॉस को हराने में फेल हो गई थी उन्हें तुरंत ही यहाँ पर गायब कर देते हैं। वैसे भी ऐसे कचरों को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। और ये कहकर वो अपनी क्रीपी सी हंसी हंसती है और वो लोग यहाँ पर डिसमेंटल होना चालू हो जाते हैं। उनका धुआं आसमान में उड़ने लगा था। वो रोते हुए कहते हैं कि एंजल प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोगों को यहाँ पर बख्श दो। पर एंजल उन लोगों पर ध्यान न देते हुए कहती तो चलो अब यहाँ पर रैंकिंग्स को चेक करते हैं। और रिजल्ट के ऊपर सभी रीजन्स में फिर से ब्लैक सैथ और उसकी टीम नंबर 1 पर थी। ये देखने के बाद बाकी सभी शौक हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर हमारी टीम फर्स्ट प्लेस पर क्यों नहीं आई, हम लोगों ने सबसे पहले बॉस को मारा था। पर ब्लैक सैथ की टीम नंबर 1 पर है, पर उसने तो सबसे आखिर में मारा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पर वो बताती है कि आखिर यहाँ पर कौन ने कहा कि यहाँ पर जो रैंकिंग है वो किलिंग की बेस पर होगी कि सबसे पहले किसने किसको मारा है। जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो असल में जो रैंक है वो यहाँ पर बॉस को कितने लंबे समय में मारा गया है उसके ऊपर डिटरमाइन करती है। और वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान होते हुए कहते हैं क्या टाइम, अच्छा इसी वजह से हमारी टीम सबसे आखिर में है। वो कहती है 11 मिनट और 38 सेकंड। अच्छा आखिर में सबसे ज्यादा लंबा समय एक बुल को मारने में तुम लोगों को इतना लगा, सच में तुम्हारे जैसे पैथेटिक इंसान काफी ज्यादा बेकार है। पर इसके अलावा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइम यहाँ पर 1 मिनट का है। इसका मतलब ब्लैक सैथ की जो टीम है वो फिर से सबसे आगे आई है जैसा कि मुझे लगा था। पर एक इंसान कंफ्यूज एंजल से कहता है कि वो 1 मिनट नहीं है, और जैसे एंजल कंफ्यूजन के साथ रैंकिंग को देखती है तो वो यहाँ पर 1 सेकंड देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि वो 1 मिनट नहीं बल्कि 1 सेकंड है। उसके चेहरे का रंग पूरे से उड़ गया था और उसकी आंखों में उसका डर साफ साफ दिख रहा था। और वो सोचती क्या मैं इंसानों के सामने यहाँ पर गलत रह गई, जिस वजह से वो हंसते हुए कहती है क्या 1 सेकंड का रिकॉर्ड भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब जो बॉस था वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना कि मुझे लगा था। जिसके बाद वो टॉप 3 थे उन सभी को रिवॉर्ड देना चालू करती है, और ब्लैक सैथ के पास यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन आ गई थी क्योंकि वो सभी रीजन में नंबर 1 था और साथ ही अपने रीजन में भी नंबर 1 था। और ये देखने के बाद वो टिकट्स के ऊपर क्लिक करते हुए कहता है कि अब समय है मेरे हेलमेट को चेंज करने का। उसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए थे और वो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होगा, फेदर्ड कैप। और वो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देता है और इस हेलमेट के साथ यहाँ पर वो गायब हो सकता था। और वो कहता है तो चलो इसे अब यहाँ पर पहनकर देखते हैं। और उसे यहाँ पर एक टेम्परेरी स्किल इनविजिबिलिटी मिल चुकी थी जिसे वो 30 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और उसका जो कूल डाउन था वो भी 30 मिनट का ही था। और वो कहता तो चलो मैं यहाँ पर इनविजिबिलिटी स्किल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर बाद में मुझे स्टेल्थ रूइंस की जरूरत होगी जिससे मैं इसे फिक्स कर सकूं। जिसके बाद वो अपने दूसरे रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक कर फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है क्योंकि अभी उसे यहाँ पर मटेरियल्स की जरूरत थी। वो कहता है कि गोल्ड और इन्फो इन दोनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता
करता है क्योंकि उसे यहाँ पर गोल्ड और इन्फॉर्मेशन दोनों की जरूरत नहीं थी और उसे यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दिए गए थे और वो सोचता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि आखिर मुझे कौन से मटेरियल की जरूरत है, इसमें हेजिटेशन की जरूरत ही नहीं और वो गॉड टियर मटेरियल एंजल्स गोल्डन डस्ट को लेता है। अब सभी रिवॉर्ड पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, जिसके बाद वो कहते तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। सभी लोग कुछ ही देर में अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर फिर से लौट जाएंगे, तो चलो नेक्स्ट राउंड के अंदर एक दूसरे से मिलेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर मा को नींद से जागते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर कोई उसका गेट बार बार जोर जोर से नॉक करने में लगा हुआ था। वो अपनी नींद से उठता है और गुस्से में वहाँ पर चलते हुए जैसे दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने सांप को देखता है। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर क्या हो गया। वो बोलता है कि मैं अंदर आकर यहाँ पे बात कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सारी बातें बताता है तो मिस्टर मा कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी लेवल तो बढ़ नहीं थी, वैसे भी तुम ब्लैक साइड की पार्टी में थे और वो 6 घंटे तक यहाँ पर शिकार करता रहा, तो मुझे बताओ एग्जैक्टली आखिर तुम्हारी लेवल कितनी है। तो वो बताता है कि मैं 20 से 34 पर पहुंच चुका हूँ, लगभग 14 लेवल्स मेरी यहाँ पर बढ़ी है। ये सुनने के बाद मिस्टर मा के भी हाथ यहाँ पर झलक गए थे। वो कहता है क्या 34, तुम इस चीज के लिए श्योर हो। वो कहता है कि बिल्कुल कि ये चीज काफी ज्यादा कमाल की नहीं है, पर इसकी वजह से मिस्टर मा को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि हाँ मैं ये चीज समझ सकता हूँ, पर क्या जितने भी शिकार थे वो सब ब्लैक साइड अकेले ने करे थे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल वो अकेला ही यहाँ हंट कर रहा था, हम लोग तो बड़ी मुश्किल से उसके साथ कीप अप कर रहे थे। और वो कहता है तो शायद इसकी वजह से उसने जितनी भी लूट थी वो अकेले अपने पास रख ली होगी। वो हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर मुझे इस चीज का जरा सा भी पछतावा नहीं है क्योंकि उन आइटम के बदले यहाँ पर मेरी लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मिस्टर मा थोड़े से सीरियस लुक देते हुए उसे कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर लेवल्स में मुझे भी सरपास कर दोगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा परेशान कहता है कि डायरेक्टर आखिर आपके लेवल क्या है। जैसे ही वो बताता है कि 29, ये सुनकर सॉन्ग चुप हो गया था और वो आगे कहता है कि रिन जरूर तुम्हारे लेवल के आसपास ही होगी, मैंने सही कहा ना। तो वो बेचारा चुप था, उसे भी पता है कि अगर वो यहाँ पर बोलेगा 34 तो यहाँ पर उसको और भी ज्यादा बुरा लगेगा। और वो आगे कहता है उससे लेवल में पीछे रह जाना मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। और वो उससे पूछता है कि सॉन्ग मुझे सच में बताओ क्या ब्लैक साइड ने सच में इतना ज्यादा जल्दी उसे मार दिया। वो कहता है कि हाँ जितने भी क्रीचर्स थे उन्हें एक ही स्ट्राइक के अंदर खत्म कर दिया। वो कहता है कि हाँ ये चीज समझ में आती है क्योंकि जो 5 लोग होते हैं वो भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होते, पर ब्लैक साइड सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। और रिजल्ट दिखा रहा था कि उसने मैनेटोर को 1 सेकंड के अंदर मार दिया, ये चीज सच है। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने न जाने किस तरीके का फ्लैश स्किल इस्तेमाल किया और एक स्ट्राइक के अंदर उसने उसका सिर काट कर अलग कर दिया था और मैंने कभी भी इस तरीके का कोई स्किल नहीं देखा था। ये देखकर मिस्टर मा सच में काफी ज्यादा घबराया हुआ था। मिस्टर मा थोड़ा सा घबराया हुआ था। वो कहता है कि उसने एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए मैनेटोर को खत्म कर दिया, वो भी एक स्ट्राइक के अंदर। सच में उसमें और हम लोगों में काफी ज्यादा बड़ा गैप है जिसे पार करना काफी मुश्किल होगा। यहाँ तक डार्क नाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ब्लैक साइड एक अलग ही लेवल पर है। पर क्या जब मैं लेवल 40 पर पहुंच जाऊंगा तो क्या मैं भी उसकी जितना ही ताकतवर हो जाऊंगा। पर अभी बस मुझे लगता है कि मुझे लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए इस तरीके से दिन में सपने देखने के बजाय। इसलिए वो कहता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है। और वो अपने ड्रिंक को खत्म कर कहता है लगता है कि मुझे ब्लैक साइड का शुक्रिया करना चाहिए उस मोटिवेशन के लिए जो कि मेरे अंदर से खो चुकी थी। और उसके अलावा उसने तुम दोनों की भी यहाँ पर और ज्यादा ताकतवर बनने में मदद करी है। मैं किसी दिन उससे मिलना चाहूंगा जहाँ पर मैं सही तरीके से उसे यहाँ पर रिवॉर्ड दे सकूं। और वो रिमी के बारे में पूछता है कि आखिर वो कब आएगा। मैं उससे ब्लैक साइड से फिर से मिलने के बारे में पूछना चाहूंगा, पर सॉन्ग कंफ्यूज था। वो कहता है कि पर क्या वो यहाँ पर सर्वाइव कर भी पाया होगा। मिस्टर मा कहता है कि चिंता करने के बजाय तुम्हें खुद कॉल कर उससे पूछना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा फास्ट नहीं होगा और इस सब के अलावा ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुरंत ही चेक करता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कंफर्म हो जाए तो मुझे तुरंत ही रिपोर्ट करना। पर इसके अलावा क्या तुमने यहाँ पर कुछ नए स्किल्स सीखे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ नए स्किल्स सीखे हैं जैसे कि ट्रैकिंग और इरेज ट्रैक्स, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। वो कहता है कि अच्छा है, ये काफी ज्यादा काम आएंगे और स्किल्स को टेस्ट कर देखेंगे जब हम लोगों को क्लिनिक की जरूरत होगी, क्योंकि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया है जब से मैंने कचरा बाहर फेंका हो। सो ये सुनकर थोड़ा सा घबरा रहा था। वो कहता है कि आप अभी तक काम कर रहे थे, अभी तो बस सुबह होने वाली है। वो कहता है कि ये चीज ठीक है, वैसे भी हम लोग यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। और मिस्टर मा बाहर देखते हुए कहता है कि जो ये वेदर है वो काफी ज्यादा हेजी है, ये सच में कुछ स्ट्रेस कम करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा टाइम होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइसियोक का सीन दिखाते हैं जो कि अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था और ब्लैक साइड के बारे में ही सोच रहा था। उसने सच में अपनी पार्टी के अंदर मुझे एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वो ओवरवेलमिंग मेंटल माइट। सच में ब्लैक साइड एक ऐसा इंसान है जो कि मेरी रीच से काफी ज्यादा ऊपर है, एक ऐसा इंसान जिसको मैं नजर में लाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर सकता। सच में वो तो बिल्कुल किसी भगवान की तरह है और वो सोचता है कि उसने जो मेरे ऊपर एहसान किया है आखिर मैं उसे फिर से ये रिपे कैसे कर पाऊंगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। मैं तो सच में उस बफर गर्ल से भी काफी ज्यादा बेकार हूँ, उससे भी ज्यादा यूजलेस हूँ। पर अगर मेरी क्लास ऐसी कोई होती जहाँ पर ब्लैक साइड मेरा इस्तेमाल कर पाता, पर मैं कितना भी सोच लूँ इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जहाँ पर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। पर रुको, इस सच्ची दुनिया के अंदर भगवान को असल में जरूरत किस चीज की होती है? शायद एक
कि डिवोटेड फॉलोवर की, बिल्कुल एक ऐसा फॉलोवर जो कि हमेशा उसकी बात सुने और उसके नक्शे कदम पर चले। और दूसरी तरफ रिमिक इसकी वजह से कपकपाते हुए सोचता है कि आखिर अचानक ही मुझे इतने सारे चिल्स क्यों आ रहे हैं। वो सोचता है कि मुझे इसलिए ठंड लग रही है शायद क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। पर तभी उसका फोन बजता है और वो एक इंटरनेशनल कॉल देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। और जब वो उसे उठाता है तो असल में ये डैनियल का कॉल था। वो उसे यहाँ पर ग्रीट करता है और डैनियल यहाँ पर रिमिक का शुक्रिया करना चालू कर देता है क्योंकि उसकी प्रोफेसी की वजह से ही वो यहाँ पर इस राउंड को सर्वाइव कर पाया था। वो पूछता है क्या वहाँ पर कुछ हुआ था। वो कहता है कि हाँ, पर जैसे ही मैं वहाँ पर आऊंगा तब तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर रिमिक कंफ्यूज था। वो कहता है क्या तुम कोरिया आ रहे हो। वो कहता है कि हाँ, अभी अभी मैंने एक फ्लाइट बुक करी है। और ये देखकर सच में वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है क्योंकि प्रीवियस टाइमलाइन के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डेनियल कहता है कि मैंने तुम्हें किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया है, अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो मैं तुरंत इस चीज को कैंसिल कर सकता हूँ। पर ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए वेट ही कर रहा था। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा टाइम होगा। ये सुनकर डेनियल खुश हो गया था और वो कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं। डेनियल वहाँ से निकलकर रिमिक से आकर मिलता है और वो कहता है कि फिर से तुमसे मिलकर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद उन लोगों के बीच में काफी सारी बातें होती है और डेनियल कहता है कि अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं शुरू कहाँ से करूँ। फिर वो डेनियल को खाने पर लेकर आता है जहाँ पर उसने कई सारी चीजें बुलवाई थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और कहता है क्या इतना सारा खाना, आज से पहले एक टेबल पर मैंने इतना सारा खाना कभी भी नहीं देखा था। रिमिक कहता है कि तुम्हें जितना पसंद हो तुम वो सब खा सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, वैसे ही तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे पे करने देना। पर अब वो इसी चीज के लिए बहस करने लगे थे कि नहीं मैं पे करूंगा, नहीं मैं पे करूंगा। पर रिमिक कहता है कि नहीं, मुझे पे करने दो, इसके बदले में तुम मेरे आइटम की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल पिछली बार की तरह यहाँ पर सही कर सकते हो। वो कहता है क्या ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल जैसा कि मैंने किया था मैं भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर से अपना बीट निकाल कर डेनियल को देता है और वो उसे तुरंत यहाँ पर ठीक करने लगता है। जिस वजह से रिमिक उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं इस मील को यहाँ पर कवर करूंगा। पर वो कहता है कि अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। पर रिमिक उससे आगे कहता है कि सबके अलावा तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम वहाँ पर मरते मरते बचे। तो वो कहता है कि हाँ, असल में उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता था। मैं लगभग 6 घंटे तक यहाँ पर लड़ता रहा जैसा कि तुमने मुझसे शिकार करने का कहा था, जिसके बाद ही मैंने बॉस को चैलेंज किया था। और वो चीज तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मैं उससे लड़ते हुए वहाँ पर मारा जाऊंगा। अगर जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैंने वैसा न कर अपने लेवल अप नहीं किया होता तो सच में मैं तो कब का मर चुका होता। वो कहता है कि तुम्हारी लेवल्स बढ़ चुकी हैं, मुझे खुशी हुई कि इस चीज ने तुम्हारी मदद करी। डेनियल कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं लेवल 29 पर हूँ, पर इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग सा महसूस हो रहा है। पर जैसा कि तुमने मुझसे कहा था क्या मैं सच में एक टॉप ब्लैक स्मिथ बन सकता हूँ, इस चीज के ऊपर यकीन करना सच में काफी मुश्किल है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कड़ी मेहनत करो और मेरी बात सुनते रहो तो सच में तुम यहाँ पर अपने सपने को पूरा कर सकते हो। जिसके बाद रिमिक उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है कि उस कंपनी के अंदर तुमने इन्वेस्ट कर दिया जिसके बारे में मैंने कहा था। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर आते से ही मैंने एक अकाउंट खुलवा लिया था और आधे से थोड़ा सा ज्यादा जैसा कि तुमने रिकमेंड किया था उस सब के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर और आगे बातें करना चालू करते हैं जहाँ पर डेनियल की बातें सुनकर वो कहता है क्या तुमने इन्वेस्ट करने से पहले जरा सी भी रिसर्च नहीं करी थी। तो वो कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी बातों पर भरोसा था, इसलिए मेरे लिए ये चीज पूरी तरह ठीक है। रिमिक कहता है अगर ऐसा तो चलो मैं सही तरीके से तुम्हें कंपनी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिसके बाद वो हेवली डीमन कंपनी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इस कंपनी को रीनेम कर प्लेयर्स प्लेस कर दिया गया था। रिमिक ये देखकर कहता है लगता है कि जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी होने वाली हैं। और डेनियल उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अच्छा, तो क्या ये वो कंपनी है जहाँ पर तुमने अपने टोटल एसेट्स का 70% इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब देखा जाए तो टेक्निकली ये तुम्हारा पैसा है ना कि मेरा। पर वो मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा ही पैसा है, वैसे भी 30% एसेट्स पे जीना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो डेनियल कहता है कि इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मैनेज कर लूंगा। जहाँ पर मैं 3 बार खाता था वहाँ पर मैं 2 बार खाऊंगा। वो कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़े से और पैसे निकाल कर दे सकता हूँ, क्या $10,000 यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी होंगे। ये सुनने के बाद उसका मुंह फिर से खुला का खुला रह गया था। वो कहता है क्या। जिसके बाद वो खुश होकर रिमिक से कहता है कि सच में तुम बिल्कुल किसी एंजल की तरह हो। I mean, उस एंजल की तरह नहीं, उसकी वजह से तो बस गुस्सा आती है। जिसके बाद वो उसे पूरी कंपनी घुमाते हुए कहता है कि देखा जाए तो टेक्निकली मैं यहाँ का सीईओ नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकली हाँ, ये मेरी ही कंपनी है। हमने हाल ही में पूरी कंपनी बदल दी है, साथ ही उसका नेम भी और जो उसका बिजनेस मॉडल है वो भी। और मैं सारी चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम लोग अंदर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आपस में बातें करते हुए वो लोग ऊपर आ चुके थे जहाँ पर मिस्टर मा का ऑफिस था। वहाँ पर वो लोग रिमिक को अचानक देख कर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके सामने सांग खड़ा हुआ था जो कि गेट पर था। और ये देखकर वो सोचता है क्या ये दरवाजा इस तरीके से ब्लॉक कर क्यों खड़ा हुआ है, क्या कोई गेस्ट अंदर है। और जैसे सॉन्ग रिमिक को वहाँ पर देखता है तो वो उसको देखकर कंफ्यूज था। कहता है क्या कर अचानक आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं अचानक यहाँ पर आ गया, असल में मैं तो बस यहाँ पर एक फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी कंपनी दिखा रहा था और मैं यहाँ पर सीईओ से मिलना चाहता हूँ, वो अंदर है। मैंने सही कहा ना। तो सॉन्ग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ वो अंदर है, पर एक विजिटर है जो कि अभी अंदर है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक सकते
हैं, पर वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। ये देखकर र्यूमिंग कहता है, लगता है कि मिस्टर मा ने उसे ऑर्डर दिया है कि कोई को भी अंदर न आने दे, इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके से नाटक कर रहा है जैसे इसने मुझे यहाँ पर देखा ही नहीं है। इसके बाद भी कि मैं उसे यहाँ पर सिग्नल दे चुका हूँ, पर जिस तरीके से वो यहाँ पर मिस्टर मा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर आखिर कौन है जो कि अंदर यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया है? और सॉन्ग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, इस समय पर तुम्हें यहाँ पर आना था जब सीईओ की फियोंसे यहाँ पर उसे मिलने के लिए आई है। जैसे ही र्यूमी को ये पता चलता है क्या उसकी फियोंसे वो सरप्राइज सा रह गया था, और वो कहता है तो अच्छा वो औरत यहाँ पर है। और जब मिस्टर मा र्यूमी को वहाँ पर देखता है तो वो कहता है कि आखिर अचानक कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? र्यूमी कहता है कि मुझे सच में हर बार यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर आने की जरूरत है। ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सुनने में अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ करना। और र्यूमी सोचता है कि इस चीज के अंदर कोई भी गलतफहमी नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि जो सीयर होता है उसके पास असल में कोई भी पावर नहीं होती, और बस केवल फ्यूचर देखना ही एक ऐसी चीज है जो कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इसलिए सीक्रेटली तुम मुझे काफी ज्यादा कम आंक रहे हो। मिस्टर मा उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर बिल्कुल तुम यहाँ पर मेजर शेयर होल्डर हो, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। पर ये बस थोड़ा सा अनयूजुअल था क्योंकि जब भी तुम आते हो हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर आते हो, इसलिए तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। और र्यूमिंग बस वहाँ पर उस लड़की को देख रहा था जो कि मिस्टर मा के साइड में खड़ी हुई थी। और र्यूमिंग हमें इस लड़की के बारे में बताता है कि इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है, और साथ ही एक यूनिक क्लास प्रीस्ट भी, एक ऐसी औरत जो कि 15वें राउंड तक यहाँ पर सर्वाइव कर जाती है। और बिल्कुल बफर की तरह जो प्रीस्ट होता है उसके पास भी काफी ज्यादा एसेंशियल सपोर्ट क्लास होती है, खासकर एक ऐसा स्किल जो कि वो लेवल 60 पर जाकर सीखती है, रिजरेक्शन। ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एबिलिटी है जो कि किसी भी मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकती है। पर इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो प्लेयर्स जो कि बस यहाँ पर 10 मिनट पहले ही मरे हैं उन्हें वो यहाँ पर रिवाइव कर सकती है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइफ होना सच में एक काफी ज्यादा ओमनियस एडवांटेज है। और वो वजह जिस वजह से मैं मिस्टर मा से सबसे पहले मिला था वो क्रिस्टीन की वजह से ही था, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा जल्दी यहाँ पर आकर उससे मिल जाऊंगा। पर सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मुझे क्या करना पड़े, पर मुझे इसे अपना एलाय बनाना ही होगा और इसे अपने साथ राउंड 20 तक लेकर जाना होगा। मिस्टर मा क्रिस्टीन के बारे में बताता है कि ये मेरी एक दोस्त है। ये सर र्यूमिंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है क्या एक दोस्त? मुझे इस तरीके से हंसाओ मत, तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, और उसके बाद तो अपने फियांसों को मुझे एक दोस्त बता रहे हो, तुम इसे छुपाना चाहते हो। और वो क्रिस्टीन से मिलते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं र्यूमिंग हूँ, मिस्टर मा का बिजनेस पार्टनर। क्रिस्टीन उससे हाथ मिलाते हुए कहती है कि र्यूमिंग तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, पर मुझे पता नहीं था कि सीईओ का यहाँ पर कोई बिजनेस पार्टनर भी है। और र्यूमिंग आगे कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मिस्टर मा की जो फियांसे है वो सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। वो कहती है कि अच्छा, कैसे मेरे बारे में पहले ही बताकर रखा है? तो र्यूमिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वेल। और मिस्टर मा परेशान होते हुए सोचता है कि ऐसे मेरे फियांसे के बारे में भी पता है, इसलिए वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो सकती है। वो कहता है कि अच्छा है अगर तुम इस चीज को समझ रहे हो, पर तभी र्यूमिंग उसे टोकते हुए कहता है पर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आगे मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे। ये सुनकर वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट। और यहाँ पर क्रिस्टीन के सामने उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर गई थी, पर हाँ यहाँ पर र्यूमिंग की वैल्यू बढ़ गई थी। जिसके बाद वो लोगों से कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे फियांसे को नेक्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। इसके अलावा वो डेरियल से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरा वेट कर सकते हो। मिस्टर मा क्रिस्टीन से कहता है कि मैंने सही तरीके से पहले तुम्हें इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, पर ये मेरे बिजनेस पार्टनर है और साथ इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर भी। और इसके अलावा वो र्यूमिंग की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो मुस्कुरा रहा था, और वो बताता है और ये एक सीयर भी है, जिसका मतलब ये फ्यूचर को देख सकते हैं। क्रिस्टीन थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है कि सीयर आखिर इसका मतलब क्या है? र्यूमिंग कहता है कि इन्हें बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसी एग्जीक्यूटिव क्लास है सीयर, जिस वजह से मैं यहाँ पे फ्यूचर को देख सकता हूँ। और एज एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर तुम नेक्स्ट राउंड को यहाँ पर सर्वाइव कैसे करोगे। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी। कहती है कि तुम सच में चीज के लिए सीरियस हो? मिस्टर मा कहता है कि बिल्कुल, ये कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलता, और जो ये कहता है वो हमेशा एक्यूरेट रहता है। पर वो इसलिए कंफ्यूज थी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा कि अगर तुम्हें 7th राउंड को यहाँ पर किस तरीके से क्लियर करना है, पर इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टीन थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है कि ठीक है, पर वो सोचता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, ये जानने के बाद कि मैं यहाँ पर उसे फ्यूचर बता सकता हूँ, लगता नहीं है कि उसे सही तरीके से अभी मेरे ऊपर भरोसा है। और वो उन लोगों से कहता है कि किसी भी तरीके की टेम्पटेशन से दूर रहना, उसके अंदर मत चले जाना, बस यही है इस राउंड के अंदर जो कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत है। पर ये सुनकर मिस्टर मा कंफ्यूज था। वो कहता है कि बस इतना ही? वो कहता है कि हाँ, बस मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो इससे सभी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बस किसी भी तरीके की टेम्पटेशन के अंदर फॉल मत हो जाना, बस इसी चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रख लो, ये एक तरीके का स्पेल है, बस यही है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। पर क्रिस्टीन, यहाँ पर एक और चीज है जो कि मैं तुमसे अलग से यहाँ पर कहना चाहता हूँ। असल में मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए और तुमसे ये बात करने के लिए आया था। असल में जो राउंड 11 होगा उसमें तुम्हें सच में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, जहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्रिस्टीन घबराते हुए कहती है क्या मेरी जान जा सकती है? वो कहता है कि हाँ, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें वहाँ पर बचा लिया जाएगा।
जिसके बाद क्रिस्टीन को हमें एरोप्लेन के अंदर दिखाते हैं और वो बस र्यूमी की बस वही बात याद कर रही थी कि मेरी जान को खतरा है, पर ये चीज इतनी बुरी नहीं होती अगर फादर वहाँ पर होते तो, पर वो जरूर इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते। और वो र्यूमी के साथ की आगे की बातें याद करती है। वो कहती है कि पर मुझे बचा लिया जाएगा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है कि कोई आएगा जो कि तुम्हें वहाँ पर बचा लेगा। वो कंफ्यूज थी, कहती है कि कौन? वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। और वो सोचती है कि ये मुझे ये नहीं बता सकता कि आखिर वो कौन है, पर क्या वो सच में यहाँ पर भविष्य देख भी सकता है? पर जिस तरीके से वो यहाँ पर चीजें कह रहा था वो काफी ज्यादा अजीब सी थी। क्या वो सच कह रहा था? वो हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा? उसके बाद जब वो वहाँ से उतरती है तो वो एक आदमी से मिलती है। कहती है क्या बटलर बिशप? वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? चलो मैं तुम्हारे लगेज ले लेता हूँ। और वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं तुरंत ही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ, तो चलो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। फिर हमें यूएसए के सबसे ज्यादा बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है, शाइनिंग वुड हॉल। और जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तो वो दरवाजा खटखटाते हुए बताता है कि क्रिस्टीन यहाँ पर आ चुकी है। वो कहता है कि ठीक है उसे अंदर आ जाने दो। और जैसे ही वो अंदर आती है तो वो कहता है तो तुम यहाँ पर आ गई? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल फादर, मैं आ चुकी हूँ और ये उसके फादर है। और वो उससे पूछते तो बताओ आखिर वो कैसा कर रहा है? वो कहता है कि जैसा कि पहले करता था। उसके फादर कहते हैं कि वो पहले की तरह रूड है या फिर पहले से अलग हो गया है? वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले से वो काफी ज्यादा पोलाइट हो चुका है। फादर हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, वैसे भी तुम मेरी लड़की हो, उसे होना ही चाहिए, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे पहले से थोड़ी सी करीब हुई हो? तो वो हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? तुम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो कहती है क्या डेटिंग? हम लोग तो बड़ी मुश्किल से दूसरी बार एक दूसरे से मिले हैं, आखिर आप इसे डेटिंग कैसे कह सकते हैं? तो उसके फादर कहते हैं कि जो ओसान ग्रुप है वो इंटरनेशनली फेमस कॉर्पोरेशन है, तुम उससे शादी कर यहाँ पे कुछ भी नहीं खोने वाली। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और यहाँ पर ग्रो कर चुका है? वो कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि वो बस चीजों को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। फादर कहते हैं लगता है कि तुम्हें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, आखिर तुम एक दूसरे के ऊपर तो ज्यादा डाउट क्यों करते हो? वो कहती है क्योंकि मैं आपकी लड़की हूँ। और इसी तरीके से वो लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे, जहाँ पर वो अपनी पावर्स को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी है। पर उसके फादर कहते हैं कि सच में तुम्हारे ऊपर भगवान की नजर है, तुम बिल्कुल किसी एंजल की तरह हो। पर वो सोचती है कि एंजल, पर जितनी बार भी मैंने किसी एंजल को देखा है उसको देखकर लगा नहीं है कि मुझे उसकी तरह बनना है। और उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल, जो तुम्हारा फ्योंसे है वो भी गॉड गिफ्टेड है। वो कहती है कि बिल्कुल वो लेवल 29 पर है और वो अपने वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 2 या फिर 3rd रैंक पर ही आता है। और यहाँ तक उसके लेवल जेरेस से भी ऊपर है, तो वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड तो होगा ही। और इसके अलावा वो प्लेयर्स के लिए यहाँ पर एक सोशल मार्केट भी बना रहा है, और यहाँ तक तो अब उसका एक बिजनेस पार्टनर भी है। और वो कहती है कि हाँ मैं तो ये बताना भूल ही गई, जो उसका बिजनेस पार्टनर है असल में वो एक सीयर है। वो कह रहा था कि वो भविष्य देख सकता है, और उसने मुझे यहाँ पर राउंड 7 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर सही तरीके से भरोसा कर भी सकती हूँ, क्योंकि जो उसकी बातें थी वो थोड़ी सी अजीब सी थी। उसके फादर ये देखकर कहते हैं कि इस तरीके के समय पर एक फोर्सियर के साथ रहना सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्यों ना तुम यहाँ पर उसके थोड़े से करीब होने की कोशिश करो। और वो कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, उसने कहा था कि आगे आने वाले राउंड के अंदर मुझे काफी ज्यादा खतरा आ सकता है, जिस वजह से शायद मेरी जान भी जा सकती है या फिर कुछ ऐसा ही। उसके फादर ये सुनकर शौक में आ गए थे। वो कहते हैं क्या अभी उसने क्या कहा था? वो कहती है कि मुझे तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तो सही तरीके से इस चीज को सुना भी नहीं। पर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, और वो उससे कहते हैं कि इस सब के अलावा भी अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखो, पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि तुम्हें यहाँ पर धोखा ना दे सके। पर क्रिस्टीन कहती है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपने जोन की जोन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो यहाँ पर मुझे मारने से ज्यादा बचाने वाले लोग हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। वो कहते हैं कि तुम कहती हो तो ठीक है, पर फिर भी किसी भी केस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। जिसके बाद क्रिस्टीन वहाँ से आ जाती है, और वो काफी ज्यादा थकी सी लग रही थी, और वो वहाँ पर बिशप को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और अगले पल वो फादर जेफरी को यहाँ पर अंदर बुलाते हैं, और उसके फादर एक सीरियस टोन में उसे बताते हैं कि जो मिस्टर मा है उसका बिजनेस पार्टनर एक सीयर है, और उसने यहाँ पर मेरी लड़की के बारे में बेकार सी कोई चीजें कही है जहाँ पर वो मर सकती है या फिर कुछ ऐसा ही। और साथ ही वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है तो उसे यहाँ पर उसकी कड़ी सजा मिलेगी। और वो जेफरी से कहता है कि जाओ जाकर उसके बारे में पता लगाओ कि वो कोई फ्रॉड है या फिर वो सही कह रहा है। तो वो भी एक सीरियस लुक देते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया फादर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस्ट हाइक और यामी को आपस में बातें करता हुआ दिखाते हैं, और थोड़ी देर में उनका चेयरमैन भी यहाँ पर चैट रूम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो तीनों अपनी मीटिंग को चालू करते हैं, और वो यहाँ पर दूसरे एग्जीक्यूटिव्स को लेने के बारे में बात कर रहे थे। वो लॉस्ट हाइक से पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि तुम्हारी नजरों में है। वो बताता है कि यहाँ पर कुछ 3 लोग हैं जो कि हाईली क्लास्ड प्लेयर्स हैं, पर चेयरमैन कंफ्यूज था, उनमें से कोई ब्लैक शायद तो नहीं है ना? वो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, उसके बाद से मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। और चेयरमैन पूछता है कि दूसरे प्लेयर्स कौन है? वो कहता है कि मैंने उन्हें काफी ज्यादा गौर से देखा था, पर उनके अंदर कोई भी हेवनली डीमन और स्टूपिड इडियट नहीं है। जिसके बाद वो यामी से पूछता है कि आगे टेस्ट कैसे चल रहे हैं, वो 5 कैंडिडेट्स क्या यहाँ पर पास हुए? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल वो पास हो चुके हैं। जिसके
जिसके बाद वो लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर कांग्रेस मेंबर्स के बीच में यहाँ पर बातें करना चालू कर देते हैं। और उनकी जो ये मीटिंग थी वो यहाँ पर अभी के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब रीमिंग अपने घर आ चुका था, जहाँ पर प्लेयर्स प्लेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वो सक्सेसफुल यहाँ पर लॉन्च हो चुकी थी। और जैसा की लगा था कि 100 से भी ज्यादा हजार लोग तुरंत ही यहाँ पर अपने आइटम्स को रजिस्टर करना चालू कर चुके थे। रीमिंग अपने मोबाइल में ये सब चेक करते हुए कहता है कि सही में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसलिए वो सोचता है कि मैं यहाँ पर जितने भी यूनिक मटेरियल्स है उन्हें यहाँ पर खरीद लूं। और वो यहाँ पर स्क्रीन में देखकर सबसे पहले 3 आइटम्स को यहाँ पर चुन लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये सारे एक ही साथ यहाँ पर डिलीवर हो जाएंगे। और उसके बाद वो माना स्टोन्स को चेक करना चालू करता है, और उनके लिए तो यहाँ पर 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा मांगे जा रहे थे, और इसलिए वो यहाँ पर जितने भी माना स्टोन्स थे उन सभी को चूज कर यहाँ पर खरीद लेता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि जब उसका छोटा भाई कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रहा था, दरवाजा खोलते ही वहाँ पर कई सारे बॉक्स देखता है, और ये देखकर वो जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। रीमिंग उसकी आवाज सुनकर भागते हुए वहाँ पर जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो घबराया हुआ सा कहता है कि इतने सारे बॉक्सेस क्या तुमने ऑर्डर किया है। वो कहता है कि हाँ, असल में इतने भी ज्यादा नहीं है, और ये सारे प्लेयर्स के आइटम है। तो उसका छोटा भाई कहता है क्या ये सारे प्लेयर्स प्लेस से चीजें आई हुई है। जिसके बाद रीमिंग अपनी सारी चीजों को निकालना चालू करता है, और वो माना स्टोन्स को देखकर कहता है कि सच में मैंने काफी अच्छा काम किया, चलो अब इन्हें यहाँ पर कंबाइन करना चालू करते हैं। जिसके बाद वो सभी माना स्टोन्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक का एक माना स्टोन बना लेता है। और ऐसा सभी के साथ करने के बाद उसके पास हर एक तरीके का एक माना स्टोन आ चुका था। जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ कंबाइन करना चालू करता है, और कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होने के साथ रेड स्ट्राइक यहाँ पर डैमेज को 60% से बढ़ चुका था, और फेदर हेयरपिन की स्ट्रेंथ 32 से बढ़ चुकी थी, और उसके जो ये कपड़े थे उनका लग भी 43 से यहाँ पर बढ़ चुका था, और जो रिंग ऑफ रेजिस्टेंस थी उसकी भी सभी स्टेट्स 16% से यहाँ पर बढ़ चुके थे। ये देखकर वो कहता है कि जितनी भी चीजें थी वो यहाँ पर अपग्रेड हो चुकी है। चलो अब स्टेटस विंडो को देखते हैं, और अब वो यहाँ पर 200 से ऊपर पहुंच चुके थे। ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, पर अभी यहाँ पर कोई भी बफ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और ना ही मेरे रूइंस ऑफ स्लॉथर। अगर मैं उन दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ और किसी भी बफ के साथ, शायद ये 600 से 900 तक पहुंच जाएंगे। और अब मेरे पास वो सारी चीजें हो चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी। और यहाँ पर वो जो ये चेन पहने हुए था उसकी वजह से वो एक रेनबो इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से वो किसी बफ की तरह उसके ऊपर इस्तेमाल होता है, और इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर 50% से बढ़ जाती हैं। वो खुश था, वो कहता है कि 50% और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर बढ़ चुकी है, और नेकलेस ऑफ जावा मुझे यहाँ पर 35% देता है, और इसके अलावा यहाँ पर स्किल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है जो कि दूसरा 15% देता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर जितने भी स्टेटस ऑफ एबनॉर्मलिटी है उन सभी को 82% ब्लॉक कर सकता हूँ। और इस पॉइंट पर आने के बाद ये चीज तो पूरी तरह से श्योर है कि मैं अकेला ही एक ऐसा हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा माना स्टोन्स है। इसका मतलब जितने भी माना स्टोन्स है उन सभी के ऊपर मैं पहले ही पूरी तरह से मोनोपोली कर चुका हूँ। और वो सोचता है कि बिल्कुल अभी लोगों को नहीं पता, इसी वजह से वो यहाँ पर फिर से सेल करना चालू करेंगे, पर धीरे धीरे कर माना स्टोन्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें उन्हें स्टोर कर रखना होगा, क्योंकि उस समय पर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का जो माना स्टोन होगा वो भी 22 मिलियन का जाएगा। इसलिए अभी ये काफी जरूरी है कि मैं तुरंत ही इन्हें यहाँ पर खरीद लूं। पर सबसे पहले यहाँ पर जितने भी यूनिक मटेरियल्स है उन सभी को भी मुझे यहाँ पर स्टोर करना होगा, और ये सच में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सभी यूनिक रैंक के मटेरियल से भरे हुए हैं। पर मैं इन्हें तब कंबाइन करूंगा जब मैं लेवल 60 पर पहुंच जाऊंगा, पर तब तक के लिए मुझे जितने भी दूसरे यूनिक मटेरियल्स है उन सभी के ऊपर ध्यान देना होगा। पर तभी वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था, क्योंकि उसकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मटेरियल था जो देखकर वो कहता है कि ये तो एक नेसेसरी मटेरियल है जो कि लेजेंडरी आइटम को कंबाइन करने के लिए जरूरी है। और वो बताता है कि बिल्कुल प्लेयर्स की रैंकिंग की तरह जो मटेरियल्स होते हैं उन सभी के अंदर भी 6 रैंक होती है, क्योंकि तुम स्टोर से बस एपिक तक ही खरीद सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर की जितनी भी चीजें होंगी उन्हें तुम्हें यहाँ पर कंबाइन करके खुद से बनाना होगा, और जितनी ज्यादा हाई रैंकिंग होगी उसके मटेरियल्स को ढूंढना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल नहीं है, बस उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इमॉर्टल स्किन का बस एक ही पीस है जो कि तुम यहाँ पर अभी के लिए ढूंढ सकते हो, जो कि 5th राउंड की बॉस को हराने के बाद यानी हाई ओवर को खत्म करने के बाद मिलता है। पर जो इसके ड्रॉप होने का रेट है वो सच में काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा रेयर है। पर अगर इस इंसान ने यहाँ पर हाई ओवर को हराया है और ये सच में इतना ज्यादा लकी है जिस वजह से उसे ये मिला है, तो शायद ये जरूर वही होगा। एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर स्किल्स के साथ हाई ओवर को खत्म किया है उसके पास जरूर रूइंस ऑफ ड्रॉप होगा। और वो इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि पर अगर सच में वो यही है तो ये देखने में लगता है कि ये किसी तरीके का ट्रैप है, और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब इसको खरीदने का बस एक ही तरीका है कि जाकर उससे मिलो, और ये एक ट्रैप है। पर चलो देखते हैं। जिसके बाद रीमिंग उससे बात करना चालू करता है, और यहाँ पर उन लोगों की चैट चालू हो चुकी थी जहाँ पर वो उससे काफी देर तक बात करता है। कभी वो उससे एक मासूम सा लड़का बनकर बात कर रहा था, कभी वो काफी ज्यादा रूड हो जाता है, और कभी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस उसके मजे ले रहा हो, और ऐसे ही वो काफी देर तक उससे बातें करता रहता है। इसके बाद आखिरकार वो लड़का यहाँ पर उससे मान जाता है, और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये बेचने के लिए तैयार हूँ। और वो सोचता है कि बिल्कुल जैसा मुझे लगा था, ये आइटम बिल्कुल बस किसी बेट की तरह है, ये
एक ऐसी चीज है जो कि कोई साइकोपैथ ही यहाँ पर कर सकता है, तो मुझे जल्दी से जाकर उससे मिलना चाहिए, उससे पहले कि वो यहाँ पर किसी और को नुकसान पहुंचाए। और बिल्कुल साथ ही अपने लेजेंडरी आइटम को लेने के लिए भी चलते हैं। और ये सोचते हुए वो अपने लिए कपड़े निकाल रहा था।